Hello everyone. As you know that in previous video we read about the two main key features of Indian Constitution. The first one was federalism and the second one was, which we read, was a parliament form of government. Now in this video we will continue our next three key features of Indian Constitution, and the third key feature of Indian Constitution is separation of powers. Okay, so let's start this video. According to the Constitution there are three organs of government. Constitution के according three organs हैं हमारी government के. These are the legislature, the executive and the judiciary. और जो थ्री organs हैं हमारे गवर्नमेंट के वो क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, जिसको हम विधानसभा कहते हैं. द सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं. और द थर्ड वन इज़ द जुडिशरी, जिसे हम हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं. ओके, द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लेजिस्लेचर है या विधानसभा जो है वो पार्ट होता है जिसमें हम एक तरह से मंत्रियों को चुनकर पहुंचाते हैं, है ना. ठीक है, जो प्रतिनिधि होते हैं लेजिस्लेचर के, विधानसभा के, वो हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing laws and running the government. सेकेंड जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, वो एक ऐसा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है लोगों का, जो पूरी देश जो कानून बनाती है, इम्प्लीमेंट मतलब सुधार करती है कानूनों में, और गवर्नमेंट को चलाती है. ठीक है. द थर्ड वन इज़ जुडिशरी यानी न्यायपालिका. तो एक तरह से न्यायपालिका आप इस बुक की जो थर्ड यूनिट है उसमें पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में ज़्यादा. ठीक है. तो ये जो जुडिशरी है ये हमारे देश में जितने भी कोर्ट से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है वो जुडिशरी में आ जाएगा, है ना. In order to prevent the misuse of power by any one of branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. अब देखिए एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया है कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके पास अपने अपने अलग अलग पावर्स हैं. ठीक है. और एक तरह से ताकि ये जो जितने भी तीनों ऑर्गन्स हैं या इन तीनों में से जो भी एक भी ब्रांच अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए तीनों को अलग अलग पावर्स दिए गए हैं. थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री. और इस तरह से क्योंकि तीनों ब्रांचेस को, तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग पावर्स दी गई हैं और हर ऑर्गन एक तरह से नज़र रखता है दूसरे ऑर्गन की गवर्नमेंट पर. मतलब जो लेजिस्लेचर है वो इन दोनों ऑर्गन्स पर नज़र रखेगा कि ये दोनों अपना प्रॉपर ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं. जो जुडिशरी है वो बाकी दोनों पर नज़र रखेगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो इन दोनों पर नज़र रखेगा. तो एक दूसरे पर जो सारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पर चेक करते हैं एक दूसरे के काम को. और इस तरह से ये निश्चित हो जाता है कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच जो पावर है, जो एक तरह से शक्ति जो है या जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको, उनका एकदम बैलेंस तीनों के बीच बना रहे. The word state is often used in this chapter. This does not refer to state governments. अब देखिए कई बार आपने देखा होगा इस चैप्टर में कि स्टेट ये जो वर्ड है ये कई बार आया है. तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य की गवर्नमेंट, जो स्टेट जो आपने देखा इतनी बार, उसका सिर्फ मतलब आप इससे मत निकालिए कि स्टेट मतलब राज्य, है ना. रेदर देन वी यूज़ स्टेट, वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर इस
बुक में हम एक तरह से अंतर दिखाते हैं कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जो है वो कैसी है स्टेट में। ओके, तो एक तरह से जितने भी लॉज हैं या जितने भी कानून बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्टेट जो है वो जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन। तो एज़ यू नो कि हर 5 साल बाद जो गवर्नमेंट है उसको चेंज किया जा सकता है इलेक्शंस के थ्रू। The state, on the other hand, refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. इसके अलावा अलग एक तरह से अगर हम बात करें स्टेट का, एक और मतलब होता है कि स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक प्रॉपर संप्रभुता वाले जो लोग हैं या एक प्रॉपर एरिया या प्रॉपर टेरिटरी जिसमें लोगों की संप्रभुता होती है ना, उसे भी स्टेट कहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जानते हैं आप जो हमारा इंडियन स्टेट है उसमें लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट, और जो सरकार है हमारे स्टेट की वो एक पार्ट है हमारे स्टेट का। द स्टेट रेफर्स टू द मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट। तो जो स्टेट है वो एक तरह से गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को रेफ़र नहीं करता बल्कि उससे और ज़्यादा एक डिफ़ाइन करता है ये जो। द नेक्स्ट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स। ओके, the section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. तो जो फंडामेंटल राइट जो हैं वो एक तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विवेक माने जाते हैं, है ना। कंसाइंस का मतलब होता है विवेक। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो देखिए जो कॉलोनियल रूल था या जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने एक तरह से जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, देशभक्त जो थे, उनके दिमाग में ये एक तरह से शक डाल दिया था, संदेह डाल दिया था कि जो एक तरह से स्टेट है या जो राज्य है उसमें किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाएगी। तो जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि ऐसा एक सेट बनाया जाए रिटन राइट्स का, लिखित अधिकारों का, जो स्टेट पावर की जो है शक्ति या पावर जो है, स्टेट की जो पावर है उसके विरुद्ध जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सके इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसलिए कुछ लिखित में कुछ अधिकार जो हैं वो बनाए जाएं। Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर हैं उनका वो मिसयूज़ ना कर सके, है ना। मतलब आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी अपनी ना कर सके स्टेट, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं ताकि वो सिटीजन्स के जितने भी अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये जो राइट्स दिए गए हैं या जो अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो ये गारंटी देते हैं कि स्टेट में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ़ किसी तरह का कोई जिसको बोले भेदभाव ना हो और उसके अगेंस्ट कोई गलत चीज़ ना हो। Moreover, the various minorities communities also expressed the need for the constitution to include right that would protect their groups. इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी यानी जो संख्या में कम है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है वो टाइम पर अपने विचार व्यक्त करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या सरकार के सामने,
ताकि जो ये राइट्स दिए गए हैं सारे लोगों को, जो अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनमें कुछ और एक तरह से सुधार किया जा सके या कुछ और ऐड किया जा सके ताकि उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन मिल सके। The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि हर इंसान को बराबर का अधिकार मिलेगा। माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी कहीं अपने ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा ना उठाए या एक तरह से, तो जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं और जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं दोनों को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। As Dr. Bhimrao Ambedkar has said about these fundamental rights, the object is twofold। तो इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, एक तरह से वो उन्होंने कहा कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट हैं ये लोगों के लिए दोगुना काम करेंगे। टूफोल्ड यानी दो गुना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। तो सबसे पहला जो दो तरह से फ़ायदा अगर ये फंडामेंटल राइट्स पहुंचाएंगे, तो उनमें पहला था कि हर सिटीज़न जो है वो अपनी पोजीशन को लेकर इन राइट्स के तहत क्लेम कर सकता है। अगर किसी इंसान के जो अधिकार दिए गए हैं उनको हानि पहुंच रही है तो वो क्लेम कर सकता है। एंड सेकेंडली, दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और इन दूसरी चीज़ क्या थी कि इन राइट्स के द्वारा, इन अधिकारों के द्वारा हर अथॉरिटी या हर जो सरकार की जो एक ऑर्गन है जिनको पावर दिया गया है वो एक तरह से बंध कर रहेंगे, उनकी लिमिटेशन होंगी और ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। इन एडिशन of fundamental rights, the Constitution also section called Directive Principle of State Policy। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेक्शन के दौरान आते हैं। दिस सेक्शन वॉज डिज़ाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली to ensure greater social and economic reforms and to serve as guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। इसके अलावा ये जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया और ये सुनिश्चित किया गया इस फंडामेंटल राइट्स के तहत कि जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक सुधार हैं, सामाजिक और आर्थिक सुधार हैं, वो किए जाएं देश में, ताकि जो हमारी इंडियन स्टेट है, जो भारत हमारा स्वतंत्र भारत है, उसमें कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में जो गरीब हैं उनकी गरीबी को ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके।